हाय एवरीवन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम कर रहे थे हम लोग इस चैप्टर से। और लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11.14 तक हमने करा था। क्वेश्चन नंबर 11.15, explain why is orthonitrophenol more acidic than orthomethoxyphenol। ऐसा क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। क्यों है ऐसा, वही कारण पूछ रहा है। पहले तो दोनों का स्ट्रक्चर बनाओ, वहाँ से क्लियर हो पाएगा। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मतलब कि कुछ ऐसा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल का मतलब हो गया ऐसा। क्वेश्चन में है कि ये जो कंपाउंड है इससे ज़्यादा एसिडिक है। क्यों ज़्यादा एसिडिक है, इसी बात को बताना है। देखो, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो, दो तरीके से। सबसे पहला तरीका कि NO2 जो है वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, फुली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसमें -R इफेक्ट है, इसमें -I इफेक्ट है, दोनों है। लेकिन वही यदि इस मिथॉक्सी ग्रुप को आप देखो तो यह मिथॉक्सी ग्रुप में +R इफेक्ट है और -I है, लेकिन इन दोनों में से +R यहाँ डोमिनेट करेगा। तो कहने का मतलब इसको हम कह सकते हैं कि यह ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाइट्रो जो है किसी भी रूप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जो मिथॉक्सी है वह एक रूप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, दूसरे से डोनेटिंग है। ओवरऑल यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब यदि ऐसे इसको लेकर के चलो कि यहाँ OH है ऐसा, और एरोमेटिक सिस्टम में लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो यह ग्रुप करेगा क्या कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉवल चलते जाएगा ऐसे। तो यहाँ देख रहे हो कि जब OH बॉन्ड है, इसका इलेक्ट्रॉन काफ़ी तेज़ी से विड्रॉ हो रहा है एरोमेटिक सिस्टम की तरफ। तो यहाँ से यह H+ जो है ना जल्दी से बाहर होगा, और H+ बाहर होगा तभी तो यह एसिड कहलाएगा। एसिड मतलब जो H+ आयन दे। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा होगा। यहाँ क्या होगा कि यह ग्रुप ही अपना इलेक्ट्रॉन देगा, खींचेगा नहीं। एरो पे ध्यान दोगे, यहाँ एरोमेटिक सिस्टम का इलेक्ट्रॉन जा रहा है NO2 की तरफ। एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन घटेगा, इस बॉन्ड का खींचेगा, और फिर इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा। लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ है कि यह पूरा ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम की तरफ देगा, तो यह एरोमेटिक सिस्टम इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। तो इस केस में ऑक्सीजन को ही यह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, फिर ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ नहीं करेगा उतना ज़्यादा। तो यहाँ से जो है वो H+ के निकलने का चांसेस बड़ा कम होगा। और वहाँ चूँकि H+ जल्दी रिलीज होगा नहीं, तो फिर वह लेस एसिडिक हो जाएगा। एसिड मतलब जो H+ आयन रिलीज करे। अब H+ आयन रिलीज करेगा ही नहीं जल्दी, तो फिर उसको कैसे एसिड कहोगे। तो एक तो आंसर इसका ऐसे लिखोगे, समझ ही गए हो। लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखोगे कि इन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एरोमेटिक रिंग विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन ऑफ this CO bond in terms which withdraw electron of OH bond. Finally, the H+ releasing tendency of this compound will be more. On the other hand, in orthomethoxyphenol, the methoxy group is overall electron donating. So it donates electron to the aromatic ring and make its aromatic ring electron rich. So the aromatic system is not able to withdraw electron from this CO bond. That is, the H+ releasing tendency of this compound will be less. That's why orthonitrophenol is more acidic than ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। एक ये एक्सप्लेनेशन हुआ। दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, जो कि बेटर एक्सप्लेनेशन है।
इससे ज़्यादा वही बेस्ट है। तो उसमें क्या करना है कि जैसे यह ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ऐसा, यदि यह H+ यहाँ से रिलीज करता है एसिड होने के नाते, तो फिर यह कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ O पे आ जाएगा माइनस और ये NO2, फिनॉक्साइड H+ रिलीज करने के बाद H+ यहाँ से निकल रहा है, तो यदि यह एसिड है तो E हो जाएगा इसके लिए कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। अब क्या होगा इसमें कि यह सिस्टम जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब चूंकि यह O पे माइनस है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बना हुआ है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन देगा एरोमेटिक सिस्टम की तरफ। यहाँ रेजोनेंस होगा, और जब रेजोनेंस होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये NO2 का स्ट्रक्चर बना दिया, और इस कार्बन पे है माइनस। अब इस कार्बन का जो माइनस आया है दो तरीके से चढ़ सकता है, एक तो आगे रेजोनेंस करवाओ, और दूसरा ये NO2 जो यहाँ लगा हुआ है ना, जिससे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कह रहे थे, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन आया है उस इलेक्ट्रॉन को यही NO2 अपने तरफ लेगा। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन NO2 की तरफ जा रहा है, और ऐसा करने से क्या होगा कि इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज खत्म होगा, मतलब यह सिस्टम स्टेबलाइज होगा। ये डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड NO-, इधर भी O-, प्लस। देखो तो यह सिस्टम क्या किया कि इस कॉन्जुगेट बेस को, जो कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का था, उसे स्टेबलाइज किया बाय डिस्पर्सिंग द नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन। लेकिन वही आप बात करो ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल की, तो जब A अपना H+ रिलीज करेगा, OH और यहाँ OCH3, अब इससे जब H+ बाहर होगा तो फिर ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, O पे माइनस OCH3। अब यहाँ इसका रेजोनेंस दिखलाओगे तो यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इस जगह पे आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ OCH3 और ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ देखो उल्टा बात होगा, एक तो ये कार्बन पे लोन पेयर है, नेगेटिव है, बगल में ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके बीच आपस में स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होने वाला है, क्योंकि लोन पेयर होने की वजह से ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन देना ही चाहता। तो ये सिस्टम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, और कार्बन पे भी नेगेटिव आ गया, तो इधर वाला भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच ही हो रहा है। अंतर देखो, यहाँ कार्बन पे माइनस था तो नाइट्रोजन पे प्लस था, इसलिए नाइट्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेकर के कार्बन के नेगेटिव चार्ज को हटाया, स्टेबल बनाया। लेकिन यहाँ देखोगे तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पेयर है नेगेटिव चार्ज, बगल में ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? नहीं लेगा, तो वह सिस्टम उतना ही रुक जाएगा। मतलब कि ये जो सिस्टम हुआ ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल, और यह जो सिस्टम है वो लेस स्टेबल हुआ। तो ऐसे रेजोनेंस बना करके एकदम बेस्ट आंसर इसका होगा, एक लाइन में आप लिखोगे कि द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बेस। Greater the stability of conjugate base, greater will be the tendency to release H+ ion and more will be the acidic strength. Since the stability of conjugate base of orthonitrophenol is more than that of orthomethoxyphenol, that is orthonitrophenol has greater tendency to release H+ ion than orthomethoxyphenol, that's why it is a stronger acid than this. एकदम इतना सा बात लिख दो, रेजोनेंस ड्रॉ कर दो, हो गया कंप्लीट आंसर। बेस्ट आंसर इसका यही। किसी भी एसिड के स्ट्रेंथ को बताने के लिए ना आप उसके कॉन्जुगेट बेस के स्टेबिलिटी पे जाओ, सारा बात वहाँ से क्लियर हो जाना है। तो ये सब कुछ थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो तुमको इतना लैंग्वेज का झंझट तो नहीं रहेगा, कंसेप्ट यदि है सीखे हुए हो तो बात हो जाएगा। नेक्स्ट अब इसमें बात करें क्वेश्चन नंबर 11.16।
11.16 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। कह रहा है कि बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तुम्हें बताना है कि इस OH ग्रुप के आ जाने से जो इसका रिएक्टिविटी है वह बढ़ गया, किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में। मतलब बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव हो गया या फिनॉल टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो आखिर यह OH आने से वैसा क्या हुआ, OH क्या किया कि इसका रिएक्टिविटी जो है इन्हांस कर गया, बढ़ गया। तो बड़ा बेहतर सा बात है। रिएक्शन तुम्हें करवाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम पढ़े हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है, उसके बदले में सबस्ट्रेट का कोई एटम रिप्लेस होता है। अब यदि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है जनरली जिस पे। अब यदि यह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ऑब्वियसली वहाँ जाना ये प्रीफर करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो, मतलब जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन रिच हो, ठीक। अब एरोमेटिक सिस्टम में जो यह लगा हुआ है OH ग्रुप, हम इसके बारे में जान रहे हैं कि यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। मतलब यहाँ लग रहा है -I इफेक्ट। तो अभी के हिसाब से क्या करेगा कि एरोमेटिक सिस्टम के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। एट द सेम टाइम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन it can donate its electron pair towards aromatic ring and this is called +R रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट। अब यहाँ दो अपोजिट बातें हैं, एक -I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, दूसरा +R हो रहा है। मतलब एक तरह से यह ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और एक तरफ से इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। तो ओवरऑल ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो इसके लिए हम लोग साइज प्रीफर करते हैं। देखो हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन केवल डिस्प्लेस करता है, यहाँ ऑर्बिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। लेकिन रेजोनेंस में क्या होता है कि पाई बॉन्ड होता है, तो इसमें ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड, ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्बिटल इन्वॉल्व कैसे होंगे, जब आप रेजोनेंस इसको दिखाओगे इस तरह से तो ये ऐसा बनेगा ना, इसको यहाँ करोगे, अब ये कुछ इस तरह का सिस्टम बनेगा, ऐसा ऐसा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड OH और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो यहाँ जो देख रहे थे वह केवल सिंगल बॉन्ड था, प्योर सिग्मा। अब यहाँ आ गया सिग्मा और पाई, तो ये तो नया बॉन्ड बना, पाई तो एक नया बॉन्ड बना है। अब यह जो बॉन्ड बना है ऑब्वियसली यहाँ जो एक कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। अब हम जानते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों के दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, और दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, मतलब दोनों का ऑर्बिटल 2p होगा कि कार्बन का 2p है तो ऑक्सीजन का भी 2p है। अब दोनों का ऑर्बिटल लगभग एक जैसे होंगे तो इन दोनों का ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग। और जब ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगा तो बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब उस केस में इसका इलेक्ट्रॉन देना कार्बन की तरफ सार्थक होगा, आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ दे पाएगा। तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर रहे थे केवल इस चीज़ को कि इस OH ग्रुप में दोनों बातें हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की -I इफेक्ट के द्वारा और दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की रेजोनेंस के द्वारा। इंडक्टिव में हम लोग बस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ऑर्बिटल का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन रेजोनेंस में आप ऑर्बिटल को देखोगे, क्योंकि रेजोनेंस होने से एक नया बॉन्ड बनता है, तो वह नया बॉन्ड जितना आसानी से बन पाए उसके लिए इलेक्ट्रॉन देना रेजोनेंस के थ्रू उतना आसान होगा, और वह बॉन्ड बनने में जितना मुश्किल हो उतना दिक्कत। अब चूँकि सिग्मा पाई का बात है तो हम पढ़े हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि ये ऑर्बिटल्स मतलब ये जो बॉन्ड बनते हैं ये ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो ऑर्बिटल का जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना आसानी से बनेगा, इलेक्ट्रॉन देना उसके लिए उतना आसान होगा और बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा। अब चूँकि कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं, दोनों के ऑर्बिटल का साइज लगभग बराबर होगा, बेटर ओवरलैपिंग होगा। कहने का मतलब कि यहाँ ऑक्सीजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। तो इस केस में क्या होगा कि यह जो रेजोनेंस है वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव पे।
रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा किस पे, इंडक्टिव पे। मतलब कि यहाँ रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा। मतलब यह OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट ज़्यादा करेगा, विड्रॉ कम करेगा। ओवरऑल यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। ओवरऑल यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और जब OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो यह अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एरोमेटिक सिस्टम को, और उसके लिए आप रेजोनेंस बनाओगे। और जब रेजोनेंस बनाओगे तो देखो, एक स्टेप तो बना दिए, अब इसको इधर डीलोकलाइज करवाते चलो। अब इसे डीलोकलाइज करवाते चलो तो यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये डबल बॉन्ड OH, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्लस। नेक्स्ट टाइम फिर ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो फिर ऐसे बनेगा, ऐसा ऐसा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस डबल बॉन्ड OH, ऐसा। मतलब ओवरऑल जो हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से एरोमेटिक सिस्टम में इलेक्ट्रॉन बढ़ा, इसलिए एरोमेटिक सिस्टम में नेगेटिव चार्ज आया। हाइब्रिड वगैरह बना करके ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, एरोमेटिक सिस्टम पे माइनस आ रहा है, मेनली एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, ऐसे। तो अब इसको यहाँ से बोलोगे कि OH group possesses both -I as well as +R effects, but +R effect dominates the -I effect. That is, OH group is overall an electron donating group. It donates its electron towards the aromatic system. Now the aromatic system becomes electron rich. That's why its reactivity towards electrophilic substitution reaction get enhanced. ठीक है, इतना सा बात आपको बोल देना है, लिख देना है कि एरोमेटिक सिस्टम में जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के वजह से वह अपना इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक सिस्टम को डोनेट करके उसे इलेक्ट्रॉन रीच कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है उसमें। तो ऐसा करने से फिर इलेक्ट्रोफाइल के लिए उस रिंग में आकर के जुड़ना काफ़ी बेहतर साबित होगा, काफ़ी आसानी से जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल रिंग में, मतलब इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाएगा। बेंजीन से तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा फिनॉल टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि पीछे जो हम लोग हेलोइरिन पढ़े थे ना, क्लोरोबेंजीन वगैरह, तो वो सब कम रिएक्टिव होता है क्योंकि उसमें रेजोनेंस कम, इंडक्टिव ज़्यादा ऑपरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11.17, गिव इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसके लिए इक्वेशन लिखना है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। प्रोपेन 1ऑल का ऑक्सीडेशन देखो, ये है प्रोपेन 1ऑल, KMnO4 से इसका ऑक्सीडेशन करोगे। इसके बारे में सारी कहानियाँ पता है हमें, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये अल्कोहल है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री अल्कोहल पहले तो ऑक्सीडाइज करता है अल्डिहाइड में ऐसे, और अल्डिहाइड खुद एक ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप है, इस वजह है यह हाइड्रोजन रिड्यूसिंग हाइड्रोजन, तो फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होगा इस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से। और यह जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO, वह CHO ग्रुप बदल जाएगा COOH में, ऐसा प्रोपेनोइक एसिड। तो यह इक्वेशन लिखना था। प्रोपेन 1ऑल का ऑक्सीडेशन जब करेंगे KMnO4 से, तो पहले प्रोपेनल, फाइनली प्रोपेनोइक एसिड, रिएक्शन प्रोपेनोइक एसिड में जाकर के रुकेगा। आप प्रोपेनोइक एसिड को अलग कर पाओगे, प्रोपेनल को नहीं।
नेक्स्ट है सेकेंड नंबर इसका, ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। ब्रोमीन जो कार्बन डाइसल्फाइड में घुला हुआ है उसका रिएक्शन करवाना है किससे? फिनॉल से। सेकेंड में है Br2 इन CH2 विथ फिनॉल, मतलब ऐसा फिनॉल है, इसका रिएक्शन ब्रोमीन से है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड के बारे में हम क्या जानते हैं? यह एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। यह एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो इस केस में क्या है कि इसका रिएक्टिविटी उतना इन्हांस नहीं होता है, और चूँकि यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग नेचर का होता है, तो आप यहाँ से इस ब्रोमीन को, जो कि इलेक्ट्रोफाइल होने वाला है, उसे ऐड करोगे ऑर्थो और पारा पे। बस OH ऑर्थो पे ब्रोमीन ऐड होगा और फिर पारा पे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पारा ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सेम रिएक्शन यदि ब्रोमीन CH2 के साथ ना हो करके ब्रोमीन वाटर के साथ होता, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में हम पढ़े थे कि पोली सब्स्टिट्यूशन होता है, और पोली सब्स्टिट्यूशन होने के वजह से सारे ऑर्थो और पारा पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है, और यहाँ से वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन। तो ध्यान दोगे, फिलहाल जो क्वेश्चन है वह ब्रोमीन का कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में है। यदि ब्रोमीन वाटर में रहता, एक्वस फॉर्म में ब्रोमीन वाटर होता, तो फिर ये प्रोडक्ट बनता। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रोमीन वाटर वाला। नेक्स्ट, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन पूछ रहा है फिनॉल से होगा तो क्या बनेगा? डाइल्यूट HNO3 विथ फिनॉल, डाइल्यूट HNO3 का फिनॉल से। ये सारे रिएक्शंस ना चैप्टर पढ़ते समय ही VBI करवाए गए थे। फिनॉल है, यदि इसका रिएक्शन आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हो तो ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल बन रहा था। एक ही ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा पारा नाइट्रोफिनॉल, जो कि स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट किया जाता था। ये जो है स्टीम वोलाटाइल है, ऑर्थो वाला स्टीम वोलाटाइल है, और ये नॉन वोलाटाइल है। सेम यदि यहाँ से पूछा जाता कंसनट्रेटेड HNO3 का, तो कंसनट्रेटेड HNO3 में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होगा। अगेन यहाँ पोली सब्स्टिट्यूशन होता है, और पोली सब्स्टिट्यूशन होकर के यह NO2 सारे ऑर्थो और पारा पे जुड़ता है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन। जैसे ब्रोमीन वाटर वाला था ना, कि ब्रोमीन वाटर मतलब एक्वस मीडियम में भी था, नॉन एक्वस में भी था, दोनों में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे थे। सेम बात यहाँ भी है कि नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा और कंसनट्रेटेड होगा तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनेंगे। याद रखोगे इसको, डाइल्यूट में केवल ऑर्थो पारा अलग अलग, और जब ऐसे लोगे कंसनट्रेटेड, तो कंसनट्रेटेड में जो है पिक्रिक एसिड, पोली सब्स्टिट्यूशन होता है और पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन है। एक अंतिम रिएक्शन है इसमें, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। रीमर टीमैन रिएक्शन है। रिएजेंट देख करके समझ में आ जाना चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको बताते समय भी VBI करवाया गया था एग्ज़ाम में, या तो डायरेक्ट शॉर्ट नोट्स लिखने आ जाए इस पर, या फिर ऐसे क्वेश्चंस बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह रिएक्शन, रीमर टीमैन रिएक्शन। बेस के प्रेजेंस में क्या होता था? फिनॉल फर्स्ट ऑफ ऑल
बेस के प्रेजेंस में कंबाइन करके फिनॉक्साइड सॉल्ट बनाता था। अब यह क्लोरोफॉर्म से कंबाइन करता था। अगेन बेस यहाँ भी रोल प्ले करेगा, तो यहाँ कुछ ऐसा बनता था O-Na+CHCl2। फिर इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते थे बेस के साथ, ये कन्वर्ट हो जाता था CHO में, O-Na+CHO, और फाइनली इसका एसिडिफिकेशन होता था डाइल्यूट HCl के साथ, तो सैलिसाइलडिहाइड बनता था OH और यहाँ CHO, सैलिसाइलडिहाइड। इसका तो पूरा मैकेनिज्म भी बताए थे पीछे, रीमर-टीमन रिएक्शन पे नोट्स लिखना था, इंटेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे थे उस समय हम लोग, वहाँ है इंपॉर्टेंट, वहाँ नोट्स लिखने पूछा था, यहाँ इक्वेशन लिखने बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन नंबर 11.17 तक हमने करा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लोगे इन सारे क्वेश्चंस को, तो नेक्स्ट लेक्चर से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।